नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे पीछे ये तस्वीरें उन रोते बिलखते चीखते परिजनों की हैं जो लगातार उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हैं, यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो मुर्दा घर के बाहर हैं, जहां इंतजार है कि मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे बच्चे का, मेरे पोते का, मेरे किसी रिश्तेदार का सब मुझे मिल जाता। सब लाइन में हैं, सब कतार में हैं, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सरकार अब तक तय नहीं कर पा रही है कि यह विस्फोट कैसे हुआ, इस विस्फोट में कौन अपराधी हैं, इस विस्फोट की वजह क्या थी। हालांकि इस केस की जांच अब एनआईए को दे दी गई है। 36 घंटे बाद भी खामोशी बयां कर रही है। अभी तक ये नहीं बताया गया कि विस्फोटक पदार्थ क्या था, विस्फोटक पदार्थ में किस विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ रही हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली हैं। जिन लोगों की जाने गई हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्टें बता रही हैं कि कान की हड्डियां तक टूटी हुई हैं। बहुत छोटी हड्डियां होती हैं कान की, पूरे शरीर की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। बड़ी भयानक रिपोर्ट है और इन रिपोर्टों के बावजूद भी मेरे देश के वो मेरे अपने चहेते, मेरे अपने परिजन रो रो कर गुहार लगा रहे हैं, बता दीजिए मेरा बच्चा कहां है। मैं एक और सवाल करता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जो सड़क पर रहते हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उनके मकान नंबर नहीं होते हैं, उस समय भीड़ भाड़ थी, वो सड़क पर रहने वाले, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो उस समय वहां मौजूद थे, उनका मरने के बाद क्या पता लगा। सरकार अब तक मौत के आंकड़ों में उलझी हुई है। चश्मदीद सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहे हैं, जिन बयानों की जिम्मेदारी स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं नहीं ले सकता। उन बयानों में आंकड़े बड़े गंभीर हैं, बहुत हैं। कई कई जगह तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो 50 से अबव बता रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं 50 से ज्यादा है मौतों का आंकड़ा। बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि जब मैं छतों पर चढ़ा था तो आग की लपटें ऊपर निकल रही थी। क्या है सच्चाई? सरकार अब तक सामने क्यों नहीं आ रही है? इतने बड़े हादसे के बाद गृह मंत्री अब तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं इतने लोग मर गए, इतने अस्पताल में हैं, इतने को राहत राशि दे दी गई, इतने के परिवार को लाशें सौंप दी गई हैं, इतने के परिवारों को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि डीएनए टेस्ट होगा, परिवार गलत सब न ले जाए। चीख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। बूढ़ा बाप, बूढ़ा अब भाई, दोनों बिलख रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए। और ये मेरे इस तरफ बैठा ये चश्मे वाला आतंकवादी, अगर बात करें तो ये बैठा हुआ है, ये जो आतंकी बैठा है, इसकी तस्वीर सामने आ रही है। इसके परिवार से पूछताछ हो रही है। ऊपर इसकी मां है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर जाके ये मां है इसकी, और परिवार के परिवार उजड़ गए हैं। कमाने वाला चला गया है। क्या कहोगे? 5-7 सवाल है मेरे, बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कल से यह थ्योरी घड़ी जा रही है कि यह ब्लास्ट बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम रही। यह थ्योरी कौन कर रहा है? अरे विस्फोट विस्फोट होता है, छोटा हो बड़ा हो। इस विस्फोट में जो मरे हैं उनसे पूछिए, उनके परिवार से पूछिए। इसकी इंटेंसिटी उनके परिवार को हिला कर रख देती है। उनकी आत्मा टूट गई, उनको झंझोड़ कर रख दिया है। उनके घर में एक सफेद कफन में उनके अपने जिगर के टुकड़े की लाश पहुंची है, जिससे अंतिम बार पूछ भी नहीं सके बेटा तुम कैसे हो। उससे पूछिए इसकी इंटेंसिटी। इन अधिकारियों से क्या पूछेंगे? ये तो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बता देंगे ये फला गांव का, ये फला गांव का है, ये था, ये था, या ये कमी हो गई। कौन जिम्मेदारी लेगा इन मृतकों के
क्या बताएं, अब शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। नंबर 2, यह एक पैनिक ब्लास्ट था जिसमें आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। न सप्लीनेटर निकला, न क्रेटर, और ना ही शार्प नेल। फिर क्या निकला? अब तक 36 घंटे बाद तय नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंसिटी कम थी क्या? पूरे इलाके में 100, 200, 500 लोग मरते तो इंटेंसिटी ज्यादा लगती। क्या इन दलीलों के जरिए इस आतंकी और फिदायीन हमले को एक्सीडेंट में बदलने का काम हो रहा है? क्योंकि अब तो बिहार चुनाव भी हो गया, वोट पड़ गए, वोट बड़ी तादाद में पड़े हैं। अब तक का ऐतिहासिक वोट वोटरों ने डाला है। उधर ज्ञानेश कुमार कहते हैं 0 नंबर के भी लोग रहने वाले हैं, तो जो 0 नंबर वाले मरे, उन मरने वालों के आंकड़े कैसे पता चलेंगे? क्या इन दलीलों में यह सच धुंधला हो जाएगा कि दिल्ली से ठीक बगल सीमा पर जुड़ा फरीदाबाद में आतंकी अपना गढ़ बना चुके थे और हमारी एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं थी कि इस आतंकी अड्डे को कैसे बढ़ता देख रहे हैं? बाकी तो तुरंत पता लग जाता है, सारी चीजें तुरंत ढूंढ ली जाती हैं। लेकिन यह आतंकी गढ़ बनता रहा, यूनिवर्सिटी के जरिए बनता रहा, कैसे बनता रहा, कई शब्द हैं, कई चीजें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा लाऊंगा सबको आपके सामने। किसी को कानो कान खबर नहीं, एनआईए को नहीं, इंटेलिजेंस को नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं। भारी पैमाने पर विस्फोटक इकट्ठा हुआ था और दिल्ली एनसीआर पूरा बारूद के ढेर पर बैठा है। क्या अब आगे की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है? आगे कोई विस्फोट नहीं होगा, यह भारत सरकार ने ऐसी कुछ अपनी रणनीति बना ली है, तय कर दिया है सभी नागरिकों को सुरक्षित जीवन देना? जरा सोचिए, विचार कीजिए, अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस लीड नहीं लिए होती तो क्या होने वाला था? क्या कुछ बड़ा होता दिल्ली में? कितना बड़ा होता? क्या पूरी एनसीआर इलाका हिला दिया जाता? अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर जम्मू कश्मीर से और यहां तक के सूत्र नहीं जोड़ती तो क्या हरियाणा की पुलिस ने कोई सूत्र जोड़ा? क्या दिल्ली पुलिस ने कोई सूत्र जोड़ा? कई सवाल हैं इसमें, और इन सवालों का जवाब कौन देगा? और आखिर में ना भूलें कि 3 घंटा वह आतंकी लाल किले कैंपस में जो पार्किंग थी, उस पार्किंग में कार और बम के साथ बैठा हुआ था। किसका इंतजार कर रहा था? क्या वो इंतजार कर रहा था जब भीड़ भाड़ बढ़े तब मैं इसका विस्फोट करूं? वही उसने किया। जब समय भीड़ भाड़ का हुआ तो वह कार बम के साथ निकला और निकलने के बाद उस पॉइंट को ब्लास्ट के लिए चुना जो ऐतिहासिक महत्व के कई प्रतीकों को आमने सामने खड़ा करता है। बगल में मंदिर था, सामने बाजार था, इधर लाल किला था, सामने मेट्रो स्टेशन थी, चारों के चारों महत्वपूर्ण स्थान थे और उस स्थान को वो कार बम ब्लास्टर चुनता है। चीत्कार मच चुका था, बाजार में भगदड़ मच चुकी थी, कई तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत में ना आतंकी घुस सकता है ना कुछ कर सकता है, और फिर वो जब विस्फोट होता है तो कहीं तो वो माइक आईडी वाला भागता है, कहीं वो बयान देने वाला भाग जाता है, फिर वो नहीं कहता है कि ये भारत की सरकार कुछ भी नहीं होने देगी। कोई जवाब नहीं था उसके पास, फिर लोग उसे ढूंढते नजर आए, वो मिला नहीं किसी को। नई दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों में एक नाम था अमर कटारिया का, जो रोजाना की तरह अपनी दवा की दुकान समेटकर घर लौट रहे थे। अमर ने मेट्रो के सवारी को गांठने के उद्देश्य से मेट्रो के गेट की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अचानक धमाका हो गया। अमर के पिता जगदीश कटारिया ने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, कैसे बताएं। उनके पिता का नाम जगदीश जी है। जगदीश जी ने कहा वह जिंदगी की काली रात थी जिसने घर का इकलौता
चिराग छीन लिया। इकलौता बेटा था जगदीश का, चिराग छीन लिया। 10 मिनट पहले सब कुछ ठीक था। बेटे ने कॉल करके पूछा था, पापा कहाँ हो, निकल गए हो क्या आप? बात पूरी नहीं हो पाई, बीच में फोन कट गया। विस्फोट हो चुका था। फोन कटा, बड़ा मुश्किल से फोन लगा, तब तक इस स्थान पर विस्फोट हो चुका था। अब यहां न कोई भीड़ है न भाड़ है, चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस ही पुलिस है। सामने ये गौरीशंकर मंदिर है, इधर मेरे साइड में गौरीशंकर मंदिर के बाजू में मेट्रो है, इधर लाल किला है, सामने वो लाल बत्ती है, और यहां से अब पुलिस ने आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है। जिंदगी की वो काली रात थी जिसने घर का इकलौता चिराग छीन लिया। 10 मिनट पहले सब कुछ ठीक था। बेटे ने कॉल करके पूछा था कि पापा कहाँ हो, निकल गए हो क्या? बात पूरी नहीं हो पाई, बीच में फोन कट गया था। दोबारा कॉल किया तो फोन लगा नहीं। फिर बहू को कॉल करके पूछने के लिए कहा, बहू ने कॉल किया तो किसी महिला ने रिसीव किया और कहा ब्लास्ट हो गया है। वो बेचारी, वो क्या मालूम था, अब उसके पति से उसकी बात नहीं होगी। वो महिला ने बताया कि ब्लास्ट हो गया है, सब जगह लाशें बिखरी हुई हैं। यह सुनते ही पत्नी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो भर भरा कर जमीन पर गिर गई। चीत्कार करने लगी थी, चीख चीख कर। अब फोन कोई सुनने वाला नहीं था। जैसे तैसे पूरी रात भटकाऊं, तब सुबह 5 बजे 11 तारीख को मुझे मेरे बेटे का शव मिला है। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को। शामली में जो झिंझाना के 22 साल के नौमान की मौत हुई है, उसका कजन अमन के साथ चांदनी चौक कॉस्मेटिक का सामान लेने आया था। नौमान का भाई फरमान किडनी की बीमारी से पीड़ित है। पिता इमरान बुजुर्ग हैं। मैंने अभी तस्वीर में अपनी में आपको दिखाया था, वो बुजुर्ग बाप अपने बेटे के लिए पछाड़ खा रहा है। आपके सामने ये स्क्रीन पर है, मेरे सर के ऊपर वो बाप नौमान का। बुजुर्ग हैं बेचारे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है अब इनकी, क्योंकि नौमान अब दोबारा वापस नहीं आएगा। घर में 4 बहनें और माएं, दोनों गांव से एक कार किराए पर करके लाए थे, सामान खरीद कर गाड़ी में रखा। थोड़ा सामान और लेने जाने लगे तो ड्राइवर ने मोबाइल में चेक करके बताया बहुत जाम है, फिर ले लेना। मगर दोनों ई रिक्शा करके चले गए। तभी धमाके की चपेट में आ गए। नौमान की मौत हो गई है, ब्लास्ट का शिकार मेरठ के मोहसिन भी हुए हैं। मोहसिन 35 वर्ष 2 साल पहले मेरठ से दिल्ली आए थे। वह पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में एक किराए के मकान में रहते थे। ई रिक्शा चलाकर परिवार को पालते थे। आपको मैंने कल बताया था, अमरोहा के 2 दोस्त एक दूसरे से मिलने आए थे। वो तो लेने आया था, बड़ी खुशी से आया था कि दोस्त के साथ शाम को बैठूंगा, कुछ जिंदगी की पुरानी यादें ताजा करूंगा। उसे क्या भरोसा था ये अंतिम मुलाकात है, और जब दोस्त मेरे सामने होगा तो मेरे और मेरे दोस्त के आमने सामने प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और हम जिंदगी के लिए एक हो जाएंगे। बहराइच का दिनेश मिश्रा तो नौकरी करता था, परिवार के लिए वहां रहता था। पिताजी चीख रहे थे, काश आज बुखार आ जाता, छुट्टी पर रह जाता। कोई सुनने वाला नहीं। और ऐसे एक नहीं, दर्जनों किस्से हैं। लेकिन उस चश्मदीद की बात को हम कैसे भूलें, जो कह रहा है कि मेरे सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। ढेर का मतलब अनगिनत सब होते हैं, बिछी हुई लाशों का मतलब होता है कि अनगिनत सब। और अब तक 36 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार तय नहीं कर पाई है कि ये फिदाइन हमला था, ये ब्लास्ट था तो किस केमिकल से हुआ, केमिकल कौन सा था जिस केमिकल ने पूरे शरीर की हड्डियों को तोड़ के रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर हैरान है कि हम लिखें तो लिखें क्या। और इस पूरी खबर को मीडिया ने कल एग्जिट पोल में खो दिया।
खबर ही नहीं दिखी। इतनी बड़ी खबर के सामने एग्जिट पोल को लेकर बहस हुई है। 6-6 घंटा चैनल चिल्लाए हैं, 6-6 घंटा यूट्यूबर चिल्लाए हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट रख दी है। अरे भैया 14 तारीख के परिणाम को कौन बदलेगा, 14 तारीख के सिस्टम को कौन बदलेगा, कौन है इसमें टीवी चैनल जो नतीजे बदल दे। तो फिर आज के इस 2 दिन पहले के एग्जिट पोल का क्या लेना देना? अरे लेना देना था इन रोते बिलखते परिवारों की आवाज का। कल प्राइम टाइम में यह शो गायब था, क्यों? यह मेरा सवाल है, और मेरे सवाल से आप कितने सहमत हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे इंतजार रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी कहने की स्थिति में कुछ बचा नहीं हूं। धन्यवाद, नमस्कार।